हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं हूं आकाश ठाकुर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जापान ने जो अपना डिफेंस बजट 320 बिलियन से इंक्रीज किया है, इसके पीछे का क्या रीजन रहा है और एशिया में बढ़ते हुए वॉर सिचुएशन को कैसे टैकल करने के लिए जापान ने अपने इस डिफेंस बजट को बढ़ाया है। तो चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं द हिंदू की कटिंग के साथ, जहां पे द हिंदू का कटिंग ये प्रूव कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि जापान अपने डिफेंस बजट को 320 बिलियन से बढ़ाने वाला है और ये 320 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ द जीडीपी ऑफ जापान है। और हम और आप दोनों ही जानते हैं कि जापान एक बहुत ही डेवलप्ड नेशन है, G7 कंट्री का मेंबर है और उसकी जीडीपी काफी हाई है। तो उसको अपना अगर 2% ऑफ जीडीपी इंक्रीज कर रहा है तो उसके क्या मायने हो सकते हैं। जापान अपना जो डिफेंस बजट है 320 बिलियन से इंक्रीज कर रहा है। बट आज तक तो हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि जापान के पास कोई मिलिट्री नहीं है। अगर जापान के पास कोई मिलिट्री नहीं है तो जापान ये डिफेंस बजट खर्च किस पे करने वाला है? क्या वो अपनी मिलिट्री को बनाएगा फिर उस पे खर्च करेगा? और एक और चीज हमने सुना था बहुत पहले अपने टीचर से और अपने बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल से कि जापान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो जिसको हम बोलते हैं नो वॉर क्लॉज, कि जापान किसी कंट्री के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। अगर युद्ध नहीं लड़ेगा, अगर जापान के पास कोई मिलिट्री नहीं है, तो 320 बिलियन वो इन्वेस्ट किस पे करने वाला है? पहले तो ये चर्चा कर लें, बाद में इस टॉपिक पे आएंगे कि ये कर क्यों रहा है। पहले ये जान लेते हैं कि जब ये चीजें हैं ही नहीं, जापान के पास नो वॉर क्लॉज है, कोई मिलिट्री नहीं है, तो खर्च किस पे करेगा वो? तो चलिए चलते हैं, जापान ने क्या किया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अब जब हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए ने एटम बॉम्ब गिराया था, उसके बाद जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था और 3 मई 1947 को जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 के थ्रू नो वॉर क्लॉज इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वो ये बताते हैं कि वो किसी भी देश के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो थ्रू डायलॉग सॉल्व करेंगे, बट लड़ाई नहीं करेंगे, ना ही कोई युद्ध में उलझेंगे। और साथ ही साथ अगर वो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं तो अपने पास कोई मिलिट्री भी मेंटेन नहीं करेंगे। बट कुछ टाइम बाद क्यों एक एरा आता है कोल्ड वॉर एरा, जहां पे यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही आपस में उलझ जाते हैं ये प्रूव करने में कि कंप्लीट वर्ल्ड पे किसकी हुकूमत रहेगी, कौन शासन करेगा, किसकी मोनोपोली रहेगी। और जब इनके बीच काफी हाई टेंशन होती है और साउथ कोरिया का कुछ वॉर होता है एक, उसके बाद जापान को ये रिक्वायरमेंट पड़ती है कि चलो कोई नहीं यार, अगर हमें किसी से युद्ध में नहीं उलझना है, बट तब भी हमें हमारे लोगों की रक्षा करने के लिए कोई हम पे हमला ना कर दे, तो एक हम सेल्फ डिफेंस पर्सनल का सेल्फ डिफेंस एक ग्रुप बनाते हैं मिलिट्री का, जो कि किसी पे हमला करने के लिए नहीं होगा, बट वो हमारे देश जो भी जापान के लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए होगा, किसी भी नेचुरल क्लैमिटी में या फिर कोई भी अगर एक्सटर्नली किसी ने हम पे हमला कर दिया तो एटलीस्ट कोई एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एक सेल्फ डिफेंस पर्सनल का एक मिलिट्री सेटअप किया। ऑल्दो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोलता था नो मिलिट्री सेटअप, लेकिन उसमें इन्होंने ये समझाया कि नो मिलिट्री इसके लिए बोला गया है कि कोई हम ऑफेंसिव ना हो, किसी साथ युद्ध ना लड़े, बट अपने लोग की रक्षा के लिए उन्होंने अपना एक सेल्फ डिफेंस पर्सनल का ग्रुप बनाया। करेंटली जापान के पास 2,47,154 डिफेंस पर्सनल हैं, जिसको हम सेल्फ डिफेंस पर्सनल बोलते हैं, और ये डाटा हम बात कर रहे हैं 2021 पे। और एज वेल एज रिजर्व पर्सनल है 56,000। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। अगर आपने ये भी सुना था कभी कभी कि जापान के साथ यूएस की एक ट्रीटी है जिसमें कि जापान पर अगर कोई हमला करता है तो यूएस बीच में आ जाएगा। अच्छा, अगर इतनी सारी ट्रीटी है जापान के यूएस के साथ कि जापान पर अगर कोई हमला करता है तो यूएस बीच में आ जाएगा, तो ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? क्योंकि नाटो के साथ भी तो सेम ही था। तो क्या जापान नाटो का मेंबर है? नहीं, जापान नाटो का मेंबर नहीं है। हाउएवर नाटो के साथ भी यही सेम रूल अप्लाई होता है कि किसी एक कंट्री पे अगर हमला माना जाता है तो वो सभी कंट्री पे हमला माना जाता है और सारी ही कंट्रियां उस देश के अगेंस्ट युद्ध लड़ने आ जाती है। हाउएवर जापान ना तो नाटो मेंबर है और ना ही नाटो के साथ कोई ट्रीटी है, बट सिमिलर ट्रीटी जापान और यूएस के बीच में है कि अगर जापान पे कोई हमला करता है तो वो यूएस पे हमला माना जाएगा और ऑटोमेटिकली यूएस ट्रीटी आपस में एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, सो रिसेंटली हम लोग आप दोनों ही जानते हैं जापान ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये बहुत ही बड़ा मिलिट्री डिफेंस जो बजट है 320 बिलियन का अनवील किया है। और वहां के प्राइम मिनिस्टर जो आज के टाइम पे हैं फूमियो किशिदा,
उन्होंने बताया कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा हिस्ट्री में। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ना चाहिए। जब जापान के सैनिक सच में बहुत ही ब्रूटल होते हैं, अगर वो अपनी पे आगे तो बहुत आतंक मचाते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं ये लोग। तो एक सोता हुआ शेर है, इनको अगर ना ही छेड़े तो बढ़िया था। बट आज के टाइम पे चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, इन सब ने मिलके इन जापान को छेड़ दिया है। और अभी हम सिर्फ एक आशा कर सकते हैं कि एशिया एक पीस मेंटेन करे अपने अंदर, ना कि वॉर मेंटेन करने, बिकॉज वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये वॉर का समय नहीं है। ये देखिए, ये पिक्चर आपको दिखा रही है, बहुत ही हिस्टोरिक पिक्चर है। इस पिक्चर में ही जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बता रहे हैं कि वो मिलिट्री स्पेंडिंग को हाई करने वाले हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके पीछे के रीजन के पीछे। अगर जापान और यूएस के बीच में एक ट्रीटी है, तो क्या जरूरत पड़ी है जापान को 320 बिलियन से मैसिव अमाउंट को अपने डिफेंस में खर्च करने की, जब उसके पास यूएस जैसा अलायंस है कि जिसमें अगर कोई हमला करता है तो वहां पे यूएस खुद ब खुद आ जाता है। तो इसके पीछे की वजह है, देखिए, एक टाइम था 2014 या 2016 से पहले का अगर हम टाइम लेते तो यहाँ यूएस को एक हम अच्छी पावर, एक हेल्दी पावर मानते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 इयर्स में हम ये देख रहे हैं, 5 to 6 इयर्स में, कि समहाउ यूएस की पावर ओवरऑल डिक्रीज होती जा रही है। और इस प्लेस को कहीं ना कहीं चाइना और रशिया फुलफिल करते जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले यूएस का सिर्फ रशिया के साथ वॉर था और चाइना समहाउ यूएस के फेवर में था। बट आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं, चाइना और रशिया के बीच में एक अलायंस है और वो कंप्लीट यूएस के नेगेटिव जाता है। हम और आप दोनों ही जानते हैं कि रशिया और चाइना आपस में बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जापान इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। जापान के साथ इश्यू ये है कि जापान के पास अभी जस्ट एक नॉर्थ कोरिया के साथ भी इश्यू है कि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल फायर की जो कि जापान से कंप्लीटली जापान के ऊपर से उड़ती हुई गई है। अगर आप समझ सकते हो किसी देश के ऊपर से उड़ता हुआ एक मिसाइल जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। अगर हमारे इंडिया के ऊपर से कोई मिसाइल क्रॉस हो जाएगी तो हम और आप कोहरा मचा देंगे वहां की सरकार को लेके कि आप लोग सो रहे थे क्या, अगर कोई मिसाइल हमारे ऊपर गिर जाती तो क्या होता। तो ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी जापान में जब नॉर्थ कोरिया ने एक अपना मिसाइल फायर किया और जो कि जापान के ऊपर से उड़ते हुए और इस तरफ दूसरी तरफ के समुद्र में जाके गिरा। अच्छा, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे हमारा बनता है, ये हमारा चाइना है और ये हमारा रशिया है। करेंटली रशिया और जापान के बीच में भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कुरिल आइलैंड को लेके। कुरिल आइलैंड ऐसा आइलैंड है जहां जो अभी रिसेंटली जापान के कंट्रोल में, बट रशिया इस पे क्लेम करता है। और रिसेंटली न्यूज में ये आया था कि रशिया यूक्रेन पे वॉर करने से पहले जापान पे वॉर करने वाला था। बट क्योंकि जापान और यूएस की आपस में ट्रीटी है तो ये ट्रीटी एक्टिवेट नहीं हो जाए, इसलिए रशिया ने जापान पे वॉर करने का या जापान पे हमला करने का आइडिया को ड्रॉप किया और वो यूक्रेन की तरफ मूव किया। सो जापान ये देख रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूएसए के साथ जो अलायंसेज हैं उसके वो तो है ही है, बट यूएस की पावर घटती जा रही है इस एरिया में और रशिया और चाइना काफी ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। मीनवाइल नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर कंट्री हो चुका है और जापान तो ऑब्वियस एक बार न्यूक्लियर थ्रेट झेल चुका है हिरोशिमा एंड नागासाकी को लेके। तो ये तो रीजन है रशिया के साथ कि रशिया एक बहुत ही इंटरनल पेपर लीक हुआ था जिसमें ये कंफर्म हुआ था कि रशिया यूक्रेन पे हमला करने से पहले जापान पे अटैक करने वाला था और वो क्यूरिल आइलैंड को हथियाना चाह रहा था। बट यूएस ट्रीटी की वजह से वो नहीं आ पाया। एक तो ये रीजन है। सेकेंडली, चाइना के साथ भी जापान का कुछ डिस्प्यूट है और वो डिस्प्यूट है सेनकाकू आइलैंड को लेके। ये सेनकाकू आइलैंड है हमारा। सेनकाकू आइलैंड, जापान इस आइलैंड को बोलते हैं कि ये जापान का पार्ट है और जापान इसका नाम देता है सेनकाकू आइलैंड। एज वेल एज चाइना इस टापू को नाम देता है दियायू आइलैंड और जापान बोलता है ये कंप्लीट एरिया मेरा है। आप अगर ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन से जितना आप इधर आते जा रहे हैं ये क्लेम करता है चाइना कि ये मेरा एरिया है। मैं फिर से एक बार राइट डाउन करता हूँ, मैं रब कर दूं इसे। मैं एक सेकेंड, चलिए अब आपको सही दिख रहा होगा।
तो ये जो ब्लू एरिया आपको यहाँ से दिख रहा है, ब्लू लाइन, यहाँ से यहाँ तक सेनकाकू आइलैंड को अपने अंदर लेते हुए चाइना ये बोल रहा है कि ये कंप्लीट एरिया मेरा है। हाउएवर अगर हम जापान के संदर्भ में ये चीज देखते हैं तो जापान ये बोलता है कि नहीं, ये एरिया हमारा है, और जापान इस चीज को यहां से यहां लेते हैं। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन यहां से होते हुए जाती है, और जापान बोलता है ये कंप्लीट एरिया मेरा है, ना कि चाइना का है। और इस आइलैंड को लेके ही दोनों ही देश के बीच में डिस्प्यूट है। तो एक तो हम देख रहे हैं जापान का रशिया के साथ डिस्प्यूट है आइलैंड को लेके, और दूसरा सेनकाकू आइलैंड को लेके, और सेकेंडली हम देख रहे हैं चाइना का भी जापान के साथ डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट है आपका सेनकाकू आइलैंड को लेके। ओके, सेनकाकू आइलैंड की ये हिस्ट्री रही कि सेनकाकू आइलैंड पे चाइना एज वेल एज ताइवान दोनों ही आपस में क्लेम करते हैं कि ये टापू उनसे बिलोंग करता है, और जापान को ये टापू छोड़ देना चाहिए और ये उनको हैंड ओवर कर देना चाहिए। इस टापू की भी अपनी खासियत, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। इस टापू की मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये टापू पे क्यों इतना क्रूशियल है इन सब के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑयल और गैस का एक अच्छा खासा रिजर्व देखा गया है, कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑयल और गैस का रिजर्व है, जिसकी वजह से चाइना इस पे अपना क्लेम कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना और रशिया दोनों ही जापान का अगेंस्ट जा रहे हैं, और मीनवाइल यूएसए की पावर इस एरिया में डिक्रीज होती जा रही है, और जापान को साफ साफ ये दिख रहा है कि अगर रशिया और चाइना ने साथ मिलके अटैक कर दिया, जो कि रिसेंटली उन्होंने अपना एक अगर एयर शो उन्होंने परफॉर्म किया था, जहां पे रशिया के लड़ाकू विमान चाइना में गए थे, चाइना के लड़ाकू विमान रशिया में होकर आए थे ओवर द एक्स फॉर्म करते हुए। तो जापान इस चीज को बहुत पहले से एंटिसिपेट करता जा रहा है कि इन केस अगर लड़ाई हुई तो रशिया और चाइना समहाउ काफी डैमेज कर सकते हैं जापान को। तो ये प्रोएक्टिवली इस पे वर्क करते हुए पहले से अपनी मिलिट्री बिल्टअप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहते हैं कि इन केस कभी भी ऐसा होता है कि तो रशिया या फिर जापान या रशिया या फिर चाइना और या फिर नॉर्थ कोरिया इन पे हमला करता है, तो ये कम से कम अपने जो देश है उनकी रक्षा कर सके। होप सो कि हम और आप सिर्फ यही विश कर सकते हैं, ना तो जापान पे और ना ही एशिया में कहीं पे भी युद्ध का माहौल ना बने, बिकॉज हम सबको पता है कि युद्ध कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। एट लास्ट किसी भी कंट्री को टेबल पे आके बात करनी पड़ेगी, और ये हम और आप देखेंगे भी। रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो चल रहा है, ये एक टाइम पे आके मेज पे बैठ के ही सॉल्व होगा, बिकॉज युद्ध कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो रही आज का टॉपिक, ये तो रहा आज का टॉपिक। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिस इज आकाश ठाकुर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।